मानव जीवन मजबूरियों से शुरू होता है और मजबूरियां पर ख़त्म हो जाता है। हम इंसान अक्सर अपने हालातों की वजह से वो काम करने को मजबूर हो जाते हैं जिसके बारे में हमने कभी नहीं सोचा होता। आज मैं अपने जीवन की एक बहुत ही अजीब व गरीब कहानी सुनाने जा रही हूँ। मेरा नाम कुसुम है। मेरे पापा अपने इलाके के बहुत बड़े जिम्मेदार थे। उनके नाम का सिक्का चलता था। मैं 5 भाइयों की इकलौती बहन थी, इसलिए उन्होंने मुझे राजकुमारी बनाकर रखा था। जिंदगी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा और मैं अर्श से फर्श पर आ गिरूंगी। यह गर्मियों की बात है। मेरे सबसे बड़े भाई की शादी की तैयारियां जोरों से चल रही थी और सबसे ज़्यादा मैं खुश थी क्योंकि मुझे अपने घर में कोई हल्ला गुल्ला करने वाली चाहिए थी। मैंने पूरे 14 दिन पहले ही ढोलक बजाना शुरू कर दिया था और किसी ने मुझे मना भी नहीं किया था क्योंकि मैं घर की लाडली बेटी थी। मैं तितली की तरह इधर उधर उड़ती फिर रही थी। शादी से एक हफ्ता पहले मेरे भाभी के मायके वाले आए थे। वो शादी को दिए जाने वाले दहेज पहुंचाने आए थे। मेहमानों में भाभी के 2 भाई थे और उनके अलावा कुछ और लड़के भी थे। मम्मी पापा ने ही उन लोगों का स्वागत किया था। मैं उस तरफ नहीं गई थी क्योंकि मेरा लड़कों में से कोई काम नहीं था, क्योंकि मुझे क्या पता था कि किसकी नज़र मुझ पर पड़ जाए और मैं भी मेरी ज़िंदगी तबाह होने वाली है। मैं तो अपने ही मौज मस्ती में थी। मेहमान चले गए थे। मैं भाभी के दहेज का सामान देखने आई थी। एक से बढ़कर एक चीज़ की मम्मी बहुत खुश हो गई। कहने लगी, यूँ तो हमें दहेज की कोई ज़रूरत नहीं थी और ना ही हमारे घर में इतना सामान रखने की गुंजाइश है, लेकिन गुंजन की माँ पापा ने इतना दहेज दिया है और वह भी इतनी अच्छी क्वालिटी का कि सब तरह चर्चे हो रहे हैं। गुंजन के माँ पापा ने इतने बड़े दहेज देकर हमारा नाम ऊँचा कर दिया है। मम्मी पापा की बात सुनकर मैं दंग रह गई। सोचने लगी, कितनी गंदी सोच है। किसी के दिए ना भला होता और ना ही किसी के लिए नाम ऊंचा होता। इज्जत और शोहरत देना तो भगवान के हाथ में होता है। भगवान के पास तो हर चीज़ के खजाने होते हैं, फिर हम इंसान अपने भगवान से ही क्यों नहीं मांगते। दुनिया वालों की दी हुई इज्जत भी भला कोई इज्जत है। लेकिन सारी बातें मेरे दिल में ही रह गई। मम्मी से नहीं कह सकी क्योंकि फिर मम्मी नाराज़ हो जाते करती और कहती कि कुसुम अपनी पढ़ाई लिखाई का रोब मुझ पर मत झाड़ो। खैर, मैंने सर झटका और शादी के बारे में सोचने लगी। मैंने भाई की शादी के लिए सारी तैयारियां कर रखी थी। मेरे भाई एक से एक बढ़कर चीज़ मौजूद थी, इसलिए खुद को बहुत रिलैक्स फील कर रही थी कि चलो शादी के टाइम पर बाज़ारों में चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बस पूरा दिन हल्ला गुल्ला करने के निकल जाता है। उस दिन मैं ढोलक की रस्म पूरी करने के बाद रात के करीब 11 बजे कमरे में आई थी। थकावट की वजह से आते ही बिस्तर पर गिर पड़ी और फ़ौरन सो गई। अभी शायद नींद कच्ची थी क्योंकि मैंने महसूस किया कि जैसे कोई मुझे देख रहा है। ये एक ऐसा एहसास होता है जो इंसान को नींद में भी महसूस हो जाता है। मैं हड़बड़ाकर उठ गई। मेरे पूरे कमरे में अंधेरा था, लेकिन खिड़की से आने वाली रोशनी में मैं देख सकती थी कि मेरे कमरे में ऐसा क्या साया है। मैंने दिल पे पहला ख्याल यही आया कि शायद कोई भूत है और यह ख्याल आते ही ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी। मैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा डरपोक थी। मैं ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी और साथ ही साथ हनुमान चालीसा भी पढ़ रही थी। मेरी चीखें सुनकर बाहर में हलचल मच गई थी। मेरी थोड़ी हिम्मत बंधी थी कि कुछ देर में सब लोग कमरे में आ गए और वह भूत की भाग गया। लेकिन वह साया अब भी ज्यों का तो मेरे कमरे में खड़ा हुआ था। वह नहीं भागा था। मैं उसे साफ देख रही थी कि वह मेरे सामने खड़ा है। तभी मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला और बहुत सारे लोग कमरे में आए। किसी ने स्विच बोर्ड पर हाथ मारा कर कमरे की लाइट ऑन कर दी। वो भूत अब एक लड़का बन चुका था। सब लोग हल्ला बल्ला से लड़के को देख रहे थे। मैं भागकर पापा के गले लग गई और रोते हुए कहने लगी, पापा मुझे बचा लो, पता नहीं कौन है। मेरे पापा की रिएक्शन अजीब हो चुके थे। उनके माथे की सने तन रह गई थी। गुस्से से बोले, कौन हो तुम और मेरी बेटी के कमरे में क्या कर रहे हो? लड़का बोला, अंकल जी आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं गुंजन का कंजीन हूँ। उस दिन दहेज पहुँचाने जो लोग आए थे उनमें से भी एक हूँ। उस दिन जब मैं घर जाने लगा तो कुसुम ने मुझे एक पर्ची दी थी। उस पर एक नंबर लिखा था और साथ में यह भी लिखा था कि रात को फ़ोन ज़रूर करना। मैंने कुसुम को फ़ोन किया तो वो बोली थी कि मयंक तुम मुझे पसंद हो, इसलिए पहले ही नज़र में तुम्हें दिल दे बैठी हूँ, तुम्हें दोस्ती करना चाहती हूँ।
और अंकल, तो आप तो जानते ही हैं कि जब लड़कियां खुद ही फ्री होने की कोशिश करें तो लड़कों के पास आने की कोशिश, तो फिर लड़के कहाँ पीछे रहते हैं। मेरी और कुसुम की बातें फ़ोन पर होने लगी थी। कुसुम मुझे कमरे में भी बुलाती थी। मैं पहले 2 बार आ चुका हूँ। यह मुझे कहती है कि तुम अभी अभी मेरा रिश्ता मेरे मम्मी पापा से मांग लो, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन मैंने उसे कहा, मुझे अपनी ज़िंदगी बहुत प्यारी है, मैं खुद से ऐसा कदम नहीं उठाऊँगा। हाँ, रिश्ता मांगने के लिए अपने मम्मी पापा को भेज सकता हूँ। और फिर इसी बात पर इसने सीखना शुरू कर दिया कि तुम बहाने कर रहे हो, तुम मुझे शादी नहीं करना चाहते। बस इसी बात पर ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी और कहने लगी कि तुम्हें तुम्हारे इनकार से सज़ा दिलवाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि चीखने चिल्लाने से डर कर भाग जाता है, लेकिन मैंने इसकी ज़रूरत महसूस की नहीं की। आखिर हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, डरने वाली क्या बात है। और फिर अब तो हम रिश्तेदार भी हो जाएंगे। कल ही अपने मम्मी पापा को अपना रिश्ता लेकर भेजूंगा। मयंक नामी वह लड़का यह कहकर मुड़ने लगा। मेरे बड़े भाई सुरेश ने उसका गिरेबान पकड़ लिया और उसे रोक दिया। उसे अपनी तरफ मुड़ते हुए सुरेश भाई ने उसकी नाक पर ऐसा गुस्सा मारा कि उसकी नाक में खून बहने लगा। उसकी नाक से बहते खून को देखकर मैं बेहोश हो गई। नहीं, उसके लगातार झूठ बोलने की ही शक्ति चली गई। होश में आते ही मेरे मुँह से यही निकला, पापा यह लड़का झूठ बोल रहा है, मैं इसे जानती भी नहीं, पता नहीं ये लड़का कौन है और मुझे पर इल्जाम क्यों लगा रहा है। सुरेश भाई इस लड़के को लगातार पीट रहे थे और वह लड़का पीटते हुए भी यही कह रहा था कि मैं सच कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अगर आपको मेरी बात का विश्वास नहीं है तो मैं अपने माँ बाप की कसम खाने को भी तैयार हूँ कि मैं सच कह रहा हूँ। उस लड़के की बात सुनकर मैं चीख पड़ी और भगवान के लिए इतना भी मत गिरो कि वह तुम्हारे माँ बाप हैं। एक जरा सी बात के लिए तुम उन लोगों की कसम खाओगे जो तुम्हें दुनिया से लेकर आए। अगर माँ बाप की झूठी कसम खाओगे तो तुम्हारे साथ नस्लें बहा हो जाएगी। कुछ तो शर्म करो। मेरी बात सुनकर वो लड़का बोला, कुसुम घबराने की जरूरत नहीं है, तुम कुछ भी मत बोलो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा। फिर वह सुरेश भाई से बोला, सुरेश भाई मैं कुसुम को मान से मान दूंगा, उसे अपने घर की इज्जत बना लूँगा। बस आप लोग अभी के अभी पंडित जी को बुलवाकर हमारी शादी के मंत्र बुलवा दे और हमारी शादी कर दे। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो एक बात कान खोलकर सुन ले, मैं और कुसुम आपको बदनाम कर देंगे। हम मौका देखते ही घर से भाग जाएंगे। मेरे पापा ने मुझे कहकर अभी नज़रों से घूरा था और मुझे खुद से दूर धकेल दिया था। मेरे भाई भी मुझे नफरत भरी नज़रों से देख रहे थे। पापा गुस्से से दहाड़ते हुए बोले कि इससे तो अच्छा मेरे घर में बेटी पैदा ही ना होती। अपने भाइयों की और पापा की नफरत देखकर मैं सदमे में आ गई। मेरे चौथे नंबर वाला भाई बोला, पापा इन कमीनियों की यही सज़ा होती है कि इनको मार कर इनकी लाश को कुत्तों को खिलाना चाहिए। यह बात सुनकर मेरी मम्मी सहम गई। वह फ़ौरन आगे बढ़ी और पापा के पैरों में गिर पड़ी और वह पकड़ते हुए बोली, भगवान के लिए मेरी बच्ची को छोड़ दो उसे मत मारो। अगर आप इसे सज़ा ही देना चाहते हैं तो यही सज़ा दे कि उसकी शादी इस लड़के से करवा कर इसे घर से चले जाने को कह दे। मम्मी की बात सुनकर गम में मैं गुस्से में बिलबिला गई। मेरी आंखें से आंसू और तेज़ी से बहने लगे। मैंने मम्मी के पैर में पकड़ लिया और बोली, मम्मी भगवान के लिए जुल्म मुझे ना करे, मुझे मर जाऊंगी लेकिन इस लड़के की शादी नहीं करूंगी। तो उस लड़के को जानती भी नहीं हूँ। मेरी बात सुनकर वह मम्मी लड़का बोला, यह तुम क्या कह रही हो कुसुम, इस घड़ी में तुम मुझे अकेला कैसे छोड़ सकती हो। लेकिन मुझे तुम पर विश्वास है कुसुम, तुम अभी शायद यही डर की वजह से कह रही हो, लेकिन मुझे पता है तुम मुझसे फिर भी जान से ज़्यादा प्यार करती हो। मुझसे इतनी जल्दी रिश्ता नहीं तोड़ सकती क्योंकि तुमने मुझसे खुद से कहा था कि तुम मेरे साथ घर से भागने को तैयार हो। मयंक की बातें सुनकर मेरे पापा ने मुझे गुस्से भरी नज़रों से देखा। अपने पापा की आंखों में इतना गुस्सा देखकर मैं सहम गई। इसी मुश्किल घड़ी में सब ने मुझ पर आंखों फेर ली थी। अपने घर की बेटी का विश्वास करने की बजाय अजनबी लड़के की बातों में आ गए। सब मयंक बातों में विश्वास कर रहे थे।
मेरा मन अंदर ही अंदर चीख रहा था, आखिर क्यों मयंक की बातों का विश्वास किया गया है। मेरी बातों को झूठा ठहराया गया क्योंकि मैं एक लड़की थी और मयंक एक मर्द था। इसलिए हमारे समाज में औरतों को मर्दों के बराबर कहा जाता है, लेकिन मर्दों के बराबर इज्जत नहीं दी जाती। हमेशा औरतों को ही हीन भाव से ही देखा जाता है, उन्हें कमज़ोर समझा जाता है। चरित्र की बात आए तो औरत के चरित्र पर ही उंगली पहले होती है, मर्द तो साफ बच जाता है। पापा बोले, अभी के अभी पंडित जी का इंतजार करो और उसकी शादी करवा दे, उन्हें घर से निकाल दो, नहीं तो मेरे हाथों से गलत हो सकता है। इतना सुनते ही डर के मारे थर थर कांपने लगी। भला कैसे उस इंसान से शादी कर सकती हूँ जिसे मैं जानती भी नहीं, और जो मुझे इल्ज़ाम पर इल्ज़ाम लगाए जा रहा है। मैं पापा के पैरों में गिर पड़ी और रो रो कर कहने लगी, पापा बेशक आप मुझे जान से मार दे, लेकिन इस इंसान से मैं शादी न करूँ। अगर आपको ऐसा ही किया है तो जीते जी मर जाऊंगी। मैं पापा के पैरों में ही थी। अभी सुरेश भाई ने मुझे बालों से उठाकर मेरे मुंह पर एक थप्पड़ मारा और गुस्से से बोले, यह सब तूने एक लड़के को कमरे में बुलाने से पहले सोचना चाहिए था। मुझे लगता है इस लड़के से तुम्हारा दिल भर गया है, इसलिए तुम इससे छुटकारा पाना चाहती हो और कल से किसी दूसरे लड़के के साथ रात के अंधेरे में कमरे में बुलाना चाहोगी। लेकिन ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। तुम्हें कोई हक नहीं है हमारी इज्जत से खिलवाड़ करने का। मैं रोती रही, चीखती रही, सफाई देती रही, लेकिन किसी ने मेरी बात का विश्वास नहीं किया। और फिर वही हुआ जो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मेरी शादी मयंक नाम के लड़के से कर दी गई और मुझे रात के अंधेरे में ही घर से निकाल दिया गया। हवेली की दहलीज पार करते हुए मेरे दिल खून के आंसू रो रहा था। दुख उस घर से छोड़ने का नहीं था, दुख तो यह था कि उसे घर से बेइज्जत करके अपने चरित्र पर दाग निकाल कर भेजा गया। मैंने मयंक की तरफ देखा, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मयंक ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बड़ी सी हवेली से मुझे बाहर ले आया और एक बड़े आलीशान घर को छोड़कर मैं एक 2 कमरे के छोटे से घर में आ गई। मयंक ने पहले से ही कमरा सजा रखा था। उसने मुझे सजे हुए बेड पर बैठने को कहा। मैंने गुस्से में मयंक को जोर से धक्का दिया और उस बेड पर पड़े फूलों को नोच नोच कर फेंक दिया। ऐसा लग रहा था जैसे मैं पागल हो गई हूँ। जोर जोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी। मेरी हालत देखकर मयंक रोने लगा और मेरे कदमों में बैठ गया और बोला, कुसुम मुझे माफ़ कर दो, जो भी कुछ मैंने किया है वह बहुत ही बड़ी मजबूरी में किया है। तुम्हारा गुनहगार हूँ मैं। जिस दिन गुंजन दीदी का दहेज तुम्हारे घर पहुँचाने गया था उसी दिन मेरी नज़र तुम पर पड़ गई थी। तुम्हें देखते ही मैं अपने होश खो बैठा था। मैं पहली नज़र में मोहब्बत थी, मुझे तुमसे हो गई थी। उसके बाद मैं तुम्हें एक पल के लिए भी नहीं भुला पाया। उस दिन गहराई में मैंने सोचा कि तुम्हें पाकर ही रहूँगा, लेकिन मैं तुम्हें सीधे तरीके से कभी नहीं हासिल कर सकता था, क्योंकि कहाँ तुम महलों में रहने वाली और कहाँ मैं 2 कमरों के छोटे से मकान में रहने वाला गरीब इंसान। भले ही मैं गुंजन दीदी का रिश्तेदार हूँ, लेकिन हैसियत में उनसे बहुत कम हूँ। मेरे पापा बचपन से ही मुझे इस छोड़कर रह गए थे। मेरी माँ ने गुंजन दीदी के घर पर नौकरों की तरह ज़िंदगी गुजारी थी। फिर तुम्हें मेरे पापा पिता नौकरानी के बेटे से अपनी इकलौती बेटी की शादी कैसे कर देते। कुसुम, बचपन से लेकर आज तक छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसता रहा हूँ। मुझे याद नहीं है कि मेरी माँ ने मेरी कोई भी फरमाइश पूरी की हो। एक खिलौना भी मुझे खरीद कर नहीं दिया। हमेशा दूसरों के बच्चे के टूटे फूटे खिलौने से ही खेला हूँ। बचपन से लेकर आज तक इतने दुख उठाए हैं कि मेरे अंदर दुखों का एक नासूर बन गया है। जब तुम्हें देखा तो ऐसा लगा कि तुम मेरे इस नासूर को दवा हो। प्लीज़ कुसुम, मुझे ऐसा मत ठुकराओ, मेरी मोहब्बत को कबूल कर लो। मैं वादा करता हूँ पूरी ज़िंदगी तुम्हें खुश रखूँगा, कभी भी तुम्हें कोई आँच नहीं आने दूँगा। यही बात वादा करता हूँ कि जब तुम्हारी इज्जत नहीं होगी मैं तुम्हें हाथ से भी नहीं लगाऊंगा। हमेशा मैं तुम्हारे साथ दोस्तों की तरह रहूँगा। जिस दिन तुम्हारे दिल में मेरे लिए मोहब्बत जागेगी, जिस दिन से तुम्हारी रजामंदी होगी, उसी दिन मैं अपनी शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत करूँ। मयंक मुझे तसल्ली देने के इरादे से मेरी तरफ बढ़ा, लेकिन मैंने उसे पहले मना उसे ज़ोर से धक्का दे दिया। ज़ोर से चीखते हुए, दूर जाओ मेरी नज़रों से। मयंक मुझे बेबसी से देखते हुए उठकर कमरे से बाहर चला गया। मयंक के जाते ही वही बैठ के रोने लगी। एक ही रात में मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ छीन गया मुझे। मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन, मेरी इज्जत, मेरे सपने, सब कुछ दूर हो गए। मयंक मुझसे मोहब्बत का दावा करता है, लेकिन ऐसी मोहब्बत का क्या किया जाए जिसमें मुझे बदनाम कर दिया।
दिन धीरे धीरे गुजरने लगे। एकदम खामोश होकर रह गई थी मैं, ना बोले ना कुछ बात करनी, बस जिंदगी को जिए जा रही थी। मुझे मयंक से इतनी नफरत थी कि मैं बता नहीं सकती। उसका चेहरा जब भी देखती मेरे अंदर चिंगारियां उठने लगी थी, क्योंकि मयंक अपने वादे पर डटा हुआ था। वह मेरे करीब नहीं आता। उससे मुझसे कहा था कि वह मुझे इस छोटे से मकान में भी शहजादियों की तरह रखेगा, और उसने यह करके दिखाया। वह मेरी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखता, मेरे आगे पीछे घूमता रहता, खाना अपने हाथों से बनाता था, यह तक कि मेरे कपड़े भी धोता था। लेकिन हर निकलते दिन के साथ मेरी नफरत मयंक के लिए और भी बढ़ती जाती थी। आखिर वही हुआ जिसमें मेरा छीन लिया गया था। भला मैं उसे कैसे माफ़ कर देती। मेरे सिर पर एक ही धुन सवार थी कि किसी तरह अपने माँ बाप के नज़रों से खुद को बेगुनाह साबित कर दूं। एक दिन मयंक को मुझसे कुछ फरमाइश करो, मुझसे सब कुछ कहो। अंदर ही अंदर अपराध बोध में घुटना रहा हूँ। शायद तुम्हारे कुछ कहने में खुद हल्का महसूस करूँ। मैंने कहा, ठीक है, अगर तुम मेरे लिए कुछ करना ही चाहते हो तो मेरे माँ बाप को जाकर कहो कि तुमने सब कुछ झूठ बोला था। कुशु, मेरी बात का विश्वास करो। अगर तुम्हारे घर का नौकर भी तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम लगाता, तुम्हारे घर वाले तुम्हारे नौकर पर ही बात मानते, तुम्हारी नहीं। उन्हें अपनी बेटी पर विश्वास ही नहीं था, तभी तो उन्होंने यह कदम उठाया और एक अनजान व्यक्ति के साथ तुम्हारी शादी करा दी। मयंक की बातें सुनकर मैं अंदर तक हिल गई थी। ठीक कह रहा है, मयंक इससे गलत किया। मेरे माँ बाप ने मेरी बात का विश्वास नहीं किया, जबकि एक चलते रहा विश्वास किया। मयंक मेरा गुनहगार था, तो मेरे घर वाले भी उतने ही गुनहगार थे। मेरा उन्होंने भी साथ गलत किया है। उसने मुझे बेड पर लिटा दिया और मेरे होठों को चूम लिया। मयंक की इस हरकत के हड़बड़ा गई। ठीक है, अपने इजहार मोहब्बत किया है। मयंक मुझे अच्छी भी लगने लगा था, लेकिन सब कुछ इतनी जल्दी मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। लेकिन फिर मैंने मयंक के आगे समर्पण कर दिया। मैंने सोचा 3 महीने से मयंक इंतज़ार कर रहा है, इसलिए खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। हमारे शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत हो चुकी थी। मयंक मेरा बहुत ध्यान रखता, मुझे किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होने देता। फिर एक दिन मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मेरे साथ मेरा एक साग रिश्ता जुड़ने वाला है। मयंक भी मेरा बहुत ध्यान रखता था, लेकिन जैसे तैसे डिलीवरी का टाइम पास आ रहा था, मयंक का रवैया मेरे साथ बढ़ने लगा था। मैं चुपचाप रहने लगी थी। मुझे बहुत ही कम बात करने का कोशिश करता, सिर्फ हूँ हाँ में जवाब देता। एक दिन मुझसे नहीं रहा गया। मैंने मेंबर से पूछा, क्या बात है, इतना परेशान क्यों हो? मेरी बात सुनकर वह बोला, ऐसे तो कोई बात नहीं है, बस आने वाले बच्चे को लेकर परेशान हूँ। सोच रहा हूँ हम 2 से 3 हो जाएंगे, खर्चे बढ़ जाएंगे, आने वाले बच्चे का खर्च कैसे पूरा करूँगा, बस यही सोच रहा था, परेशान हूँ। मयंक की बातें सुनकर मैं हंस दी और कहा, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? देने वाला भगवान है। अगर उसने हमें दुनिया में भेजा है तो खाने के लिए भी जरूर देगा। तुम ज़्यादा मत सोचो, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन मेरी बातों का मयंक पर कुछ असर नहीं हुआ। दिन ब दिन चिड़चिड़ा होता जा रहा था। मैं उसको बदलने की कोशिश करती रही, लेकिन मैं नाकाम रही। और फिर एक दिन मुझे मयंक की हकीकत खुल गई। वह आने वाले खर्च को लेकर परेशान नहीं था, बल्कि उसका मन मुझसे भर चुका था। वह मुझसे छुटकारा पाना चाहता था। एक रात मैंने उसके कानों में सुन लिया, मयंक किसी लड़की से फ़ोन पर बात करता, उसे इजहार मोहब्बत कर रहा था। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर से किसी ने जान खींच ली हो। जो इंसान मुझ पर अपनी जान लुटाता था, मेरे कदमों के नीचे अपनी हथेलियाँ बिछाता था, आज किसी और के इश्क पर बैठा था। उसने मुझसे उसका दिल भर गया था। मैं टूट कर बिखर गई थी। माँ बाप का घर तो पहले ही टूट चुका था, पति का भी अपना नहीं रहा। अब तो मैं घर से आना बहुत कम कर दिया था। आते ही तो मुझसे बहुत कम बात करता। मैं अपनी ज़िंदगी को यूं ही धकेल रही थी। मेरे पास जीने को कोई मकसद नहीं था। वह मेरा आने वाला बच्चा और मैं। फिर अपनी दिनों मैंने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। अपनी बेटी को देखते ही जैसे मेरा अंदर जीने का उमंग आ गया था। मैंने उसका नाम सिमरन रखा। अब थोड़ी थोड़ी उम्मीद जगी थी कि मैं हो सकता है मयंक सीधे रास्ते पर लौट आए।
लेकिन यह मेरी गलतफहमी थी। मयंक तो अब और ज़्यादा शेर हो गया था। वह मुझ पर हाथ उठाने वाला, मारता पीटता। दिन मुझे गुस्से आ गया। एक दिन मैंने कह दिया, तुम्हें वही सब करना था, मेरी ज़िंदगी बर्बाद क्यों की? क्योंकि प्यार नाटक किया मेरे साथ। एक दिन नंबर में घटिया इंसान हो। मेरे इतना कहने पर मयंक ने मुझे ज़ोर से धक्का दिया। मेरे सर दीवार पर लग गया। मेरा सर फट गया। बहुत ज़्यादा खून बहने लगा। मजबूरी मयंक ने डॉक्टर के पास लेकर गया। गली में नुक्कड़ पर बैठने वाले कोई छोटा मोटा सा डॉक्टर था। उसकी दवाइयों से फ़ायदा नहीं हुआ। जख्म और भी ज़्यादा बढ़ता चला गया। मयंक दोबारा मुझे उसी डॉक्टर के पास लेकर गया। इस बार डॉक्टर ने मुझे कुछ ऐसी दवा दी जिससे मेरा घाव पूरी तरह से भर गया, लेकिन उसके साथ साथ मेरा दूध भी सूख गया। मेरी बच्ची भूख से पूरा दिन रोती रहती। मुझे यह सोचकर नहीं होता। एक दिन मैंने मयंक से कहा, बच्ची दिन भर भूखी रहती, इसके लिए दूध के डब्बे का इंतजाम कर दो। इस पर मयंक गुस्से में कहा, मेरी तरफ से तुम माँ बेटी मर जाओ, मुझे कोई परवाह नहीं। मैं अब तुम दोनों का खर्चा नहीं उठा सकता। सिमरन अभी सिर्फ 2 महीने की थी। मुझे उसकी हालात देखी नहीं गई। आंखों से आंसू आ गए और भगवान से शिकायत कर गई कि भगवान, जब तूने मुझे यही दिन दिखाने थे तो तूने इस नन्ही सी जान को इस दुनिया में क्यों भेजा? मैं अपनी बच्ची को अपनी आंखों के सामने भूख से तड़पता हुआ नहीं देख सकती। इसलिए मैंने खुद से उसके दूध का इंतजाम करने की सोची। हमारे घर के पास कुछ दिन पहले एक मेडिकल स्टोर खुला था। उस मेडिकल स्टोर से वो पहुंच गई। उसे दूध का डिब्बा मांगने के उसने मुझे दूध का डिब्बा दे दिया और जब पैसे के लिए कहा तो मैं रोने लगी। मैंने कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैंने उस मेडिकल वाले से कहा, मैं मजबूर हूँ, प्लीज़ मुझे दूध का डिब्बा उधार दे दो, बाद में तुम्हारे पैसे दे दूँ। उस मेडिकल वाले ने कहा, इस दुनिया में कोई भी हसीन औरत मजबूर नहीं होती। यह दूध का डिब्बा ले जाओ, लेकिन मेरा फ़ोन नंबर भी ले जाओ और अपना फ़ोन नंबर दे जाओ। मैं तुमसे फ़ोन पर बात करूँगा। उस समय मुझे सिर्फ अपने भूख से बिलखती हुई बच्ची दिखाई दे रही थी। जब मैंने उसे अपना फ़ोन नंबर मांगा तो उसने फ़ोन नंबर दे दिया और उसका फ़ोन नंबर भी ले लिया। मेरा नंबर लेकर जब उसने अपने नंबर से पर्ची मेरी तरफ बढ़ाई तो मेरे हाथ कांप रहे थे। मेरा परिवेश ऐसा नहीं था कि मैं कोई गलत काम करती, लेकिन मैं क्या करती, मैं मजबूर थी। दूध लेकर मैं घर आ गई। ऐसे ही पूरा एक दिन निकल गया, लेकिन मैं उस मेडिकल वाले को फ़ोन नहीं किया। अगले दिन उस मेडिकल वाले का फ़ोन आया, लेकिन उससे हाल चाल पूछने के बाद फ़ोन रख दिया। मैंने सुख सी सांस ली। चलो, आज तो पहले ही पीछा छूटा। 3 दिन बाद दूध का डब्बा ख़त्म हो गया। मुझे मजबूरी में फिर से मेडिकल स्टोर पर जाना पड़ा। मेडिकल वाले ने मुझे बिना पैसे दिए दूध का डब्बा दे दिया और कहा, बस एक शर्त पर तुम्हें फ़ोन पर बात करते रहना होगा। एक बार मेडिकल वाले से बात करी तो मुझे पता ही नहीं चला कि कब मयंक मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया, लेकिन मैं हैरत से हद हो गई जब मयंक ने मुझे कुछ भी नहीं कहा। मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। क्या मयंक इतना बेगैरत हो गया? उसकी बीबी गैर मर्द से बातें करे और वो उसे गुस्सा न आया। एक दिन तो वह ही हो गया जब मयंक को पैसों की ज़रूरत पड़ी तो उसने मेरा हाथ पकड़ा और उसे मेडिकल वाले के पास ले गया और उसे, मेरी बीबी एक रात के लिए रख लो, मुझे 20,000 रुपये दे दो। मयंक की बातें सुनकर मैं ऐसी चीख पड़ी, मयंक ने, तुम्हारी बीबी हूँ, तुम्हारे अंदर गैरत बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आती, तुम होश में तो हो, तुम क्या कह रहे हो? मेरी बात सुनकर मयंक बेशर्मी से हंसा। नहीं आती शर्म, बताओ क्या करोगे? मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। अगर तुम मुझे पैसे दे दो तो मैं तुम्हें मेडिकल वाले के पास नहीं भेजूँगा। मैं रोने लगी। क्या करती, मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं थी। दूध के डब्बे भी उसी मेडिकल वाले से लेकर आती थी, लेकिन मुझे विश्वास था कि मेडिकल वाला पैसा लेकर मुझे अपने पास नहीं रखेगा, क्योंकि अब तक मेडिकल वाले से मेरी जब भी बात होती है, अब मेरे हाथ चलाकर मेरे फ़ोन रख देता, कोई भी गलत बात मेरे साथ नहीं करता। वो मुझे बहुत ही शरीफ लगता था। लेकिन मेडिकल वाले की बात सुनते ही मेरी रूह कांप गई जब उसने मयंक को 20,000 की जगह 30,000 देकर मुझे एक रात के लिए अपने पास रखने को कहा। मयंक पैसे लेकर मुझे रोता हुआ छोड़कर चला गया। मेडिकल वाला मेरा हाथ पकड़कर मेडिकल के अंदर ले गया। मेरे शरीर में जान ही नहीं रही थी। उसने पीछे से चीख पड़ी। उस मेडिकल वाले ने मुझे अंदर जाने को कहा। उसके पैर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मैं गिड़गिड़ा कर अपनी इज्जत की भीख मांगने लगी। मेरा रोना गिड़गिड़ाना देखकर उस मेडिकल वाले ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, घबराओ मत,
तुम और मेरी छोटी बहन की जैसे हो। मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा, आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाओ, ये पानी पी लो। हैरत से उस मेडिकल वालों को देखने लगी, लेकिन आखिर यह कौन है? यह मेडिकल वाला जो मुझे फ्री में दूध के डिब्बे देता है, रोज़ मेरा हाल चाल पूछता है, और आज उसने मेरी इज्जत भी बचाई। मैं उस मेडिकल वाले के चेहरे को ताक रही थी, तभी वो मुझे कुसुम पानी पियो, अंदर कमरे में जाओ। मेडिकल वाले की बातें सुनकर मैं फिर से डर गई। आखिर यह मुझे अंदर जाने को क्यों भेज रहा है? लेकिन यह बोला, घबराओ मत, एक बार अंदर जाओ। उसकी बातें मानकर मैं कमरे में अंदर गई। अंदर का नज़ारा देखकर मैं दंग रह गई। दीवार पर एक फ्रेम फोटो लगी थी। उस फोटो को देखकर मेरी आंखें हैरत से फट गई थी, क्योंकि वह फोटो तो मेरी माँ की थी। मैं जल्दी से भागते हुए बाहर आई, बोली, यह सब क्या है? आखिर कौन हो तुम? मेडिकल वाला बोला, कुसुम, तुम भले ही मुझे न पहचानती हो, लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। तुम किस हालत से रह रही हो, सब कुछ जानता हूँ। मैं तुम्हारी ही हवेली का एक नौकर हूँ। एक रात जब तू सोकर उठे, पता चला कि हवेली की इकलौती बेटी की मौत हो चुकी। हम सब नौकरों को बहुत दुख हुआ, क्योंकि कुसुम बेटिया से ही हवेली की रौनक थी। मालिकों ने कहा कि कोई भी कुसुम का मुँह नाम नहीं लेगा। भला कुसुम बेटिया का मुँह देखने के लिए मालिक क्यों मना करते हैं? इस बात को लेकर मैं नौकरों से कानसूसा होने लगी, लेकिन हम सब लोग खामोश हो गए, और कर भी क्या सकते थे? हमारी औकात ही क्या थी? एक दिन मैं अपनी ड्यूटी से अपने घर वो क्वार्टर आ रहा था, तभी मालकिन मेरे पीछे से आ गई और मुझे फूट फूट कर रोने लगी। जब मैंने उसे रोने की वजह पूछी तो उसने रोते हुए बताया, वीरू, तुम हमारी बातें पुरानी नौकर हो। मैं तुम पर विश्वास कर सकती हूँ कि तुम मेरी बात इधर उधर नहीं कहोगे। यह बात सुनकर मैं बीच में रह गया। फिर मालकिन ने बताया कि कुसुम बिटिया जिंदा है। उसके भाइयों ने लालच में आकर मेरी बेटी को पहले बदनाम किया और फिर उसे घर से निकलवा दिया। वीरू बाबा के मुँह से यह बात सुनकर मैं समझ गई थी कि रोऊं या ना रोऊं। इस बात पर कि मेरे अपने सगे भाई ही दुश्मन बैठे। हाँसू इस बात कर मेरी माँ पर मुझ पर विश्वास था, मैं गलत नहीं थी। मैं रोते हुए वीरू बाबा से कहा, मेरी माँ का नंबर मुझे दे दो, अपनी माँ से बात करनी है। मैं अपनी मम्मी से बात करते हुए आवाज़ सुनते ही मैं रोने लगी। मेरी आवाज़ सुनकर मम्मी को भी रोना आ गया। मैंने रोते हुए कहा, मम्मी, अब तो अपना विश्वास हो गया है कि मैं बेकसूर हूँ, मैं गलत नहीं हूँ। हाँ मेरी बेटी, मुझे तुम पर यकीन है। मैं अपने बच्चे को गलत नहीं कह सकती, लेकिन उस समझ से हालात कुछ ऐसे थे कि कुछ ही नहीं कर सकती थी। लेकिन अब सब सामने आ गया है। जो कुछ तुमने धरा है सब कुछ तुम्हारे भाइयों का करा धरा है। मैंने पूछा, मम्मी, पापा को मुझ पर पता चल चुका है? मम्मी ने बोला, नहीं, अभी तक तुम्हारे पापा को नहीं पता, लेकिन शाम को मैं तुम्हारे घर आऊँगी, तुम्हारे सामने ही सारी हकीकत का खुलासा करूँगी। फ़ोन रखकर मैंने वीरू बाबा को बात किया। अब बोली, बाबा आपने मेरे लिए किया है वह कोई नहीं कर सकता। वीरू बाबा मुझे बताने लगे, तुम्हारी माँ ने तुमसे कहा है कि तुम कुसुम का पता लगाओ और उसका ध्यान रखो, उसे कोई परेशानी। और मालकिन ने कहा तुम्हारे घर के आसपास ही मेडिकल शॉप खोल ली। मैं तुम्हारे खैर खबर लेने के लिए रोज़ अपने भतीजे से फ़ोन पर बात करवाता था। मैंने मालकिन को बोला था कि आप अपना बेटे को खिलाफ कोई कार्यवाही क्यों नहीं करते, तो उन्होंने कहा मुझे डर है कि कहीं ऐसा करने से मेरी कुसुम बिटिया को जान से ही ना मार दें। मैं वीरू बाबा के पास मेडिकल शॉप से बाहर आ गई। दरवाजे पर वीरू बाबा की वही भतीजा खड़ा था जो मुझे फ़ोन पर अक्सर बातें करता था। मैं वीरू बाबा और उस लड़के का धन्यवाद किया और आ गई, अपने घर आ गई। मुझे देखते ही मेरी बेटी रोने लगी। मैंने अपनी बेटी को गले से लगा लिया। दिल में सुकून था कि शायद शाम तक मेरे मम्मी पापा आ जाएंगे, मुझे इस नरक से निकाल ले जाएंगे। शाम होते ही मम्मी पापा आ गए। मेरे पापा को देखते ही मयंक डर के मारे कांपने लगा। पापा ने आते ही गुस्से में मयंक से कहा, मयंक बेटा बताओ, मुझे कुछ छिपाना नहीं, बुरा होगा। पापा के गुस्से में बावजूद भी कुछ नहीं बताने को तैयार हुआ। फिर पापा ने ढेर सारे नोट मयंक के सामने रख दिए और बोला, मेरी पत्नी ने कह रखा है कि यह शायद सच है या गलत, मेरी बेटी बेकसूर है, यह सच्चाई बताओ। लालची मयंक ने पैसे देखते ही लाल टपकने लगी। उसने सारी सच्चाई बता दी। उसके कहा कि सुरेश ने कहा था कि कुसुम के कमरे में गया, कुसुम से तुम्हें जानती भी नहीं थी, कुसुम बेकसूर है।
इतना सुनते ही मेरे पापा अपना सर पकड़कर बैठ गए। फिर मेरे सामने हाथ जोड़ते हुए बोले, कसम मुझे कुसुम, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम पर बहुत अत्याचार किया, तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब कर दी। मैंने अपनी बेटी पर भरोसा न करके एक गैर आदमी पर भरोसा किया। मुझे सज़ा दो, मैं तुम्हारे गुनहगार हूँ। मैंने अपने पापा के जुड़े हुए हाथ पकड़ लिए और कहा, पापा मुझे आप पर विश्वास, शिकायत नहीं है। जो हालत उस समय बने थे उससे कोई भी माँ बाप अपनी डिजिटल ले सकता है जो अपने लिया। और फिर मैंने यूं ही बहुत ही क्या आप लोगों को पता लग गया कि मैं निर्दोष हूँ। उसी समय पापा ने मेरी बेटी को गोद में उठाया और मुझे हाथ पकड़ा और कहने लगे, कुसुम बेटा, अब तो मिशन रखने को नहीं रखोगी, अब तुम सह लिया तुमने जो कुछ, हमारे साथ चलो। फिर मयंक से कहा, मेरी बेटी को तलाक देकर आज़ाद कर दो और ज़िंदगी में कभी अपनी सूरत मत दिखाना। और फिर अपने घर ले आए। अपने मम्मी पापा के घर आकर मैंने पाँचों भाइयों को पापा ने सजा दी। उन्हें अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया, सारी जायदाद मेरे नाम कर दी। मैंने पापा को बहुत समझाने की कोशिश की कि पापा, आपने यह अपने बेटों के साथ बुढ़ापे का सहारा है, उन्हें इस तरह अपने घर से बेदखल न करें, लेकिन पापा ने मेरी एक न सुनी। अगले दिन वीरू बाबा हमारे घर आए थे, साथ में उनका वही भतीजा था। उन्हें फ़ोन पर बात करता। थोड़ी देर बाद मम्मी मेरे पास आई। पहले कहने लगी, कुसुम, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी हो जाए एक ऐसे लड़के से जो तुम्हें सच्ची मोहब्बत दे। मैंने मम्मी को मना कर दिया, मुझे शादी नहीं करनी है, सिमरन परवरिश करूँगी, यूँ ही अपनी ज़िंदगी काट दूँगी, मेरी शादी नहीं करूँगी। मर्दों से मेरा विश्वास उठ गया। फिर मम्मी ने कुछ हिचकिचाते हुए, वह चाहते हुए भी वीरू के भतीजे समीर का शादी कर लो, वह बहुत ही अच्छा लड़का है। मैंने एकदम चौंकर मम्मी की तरफ देखा। मम्मी को लगा शायद मुझे यह बात पसंद नहीं आई, इसलिए मैंने कहने लगी, कोई बात नहीं कुसुम, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं। लेकिन यह कहकर मम्मी चली गई। मेरी आंखों में समीर का चेहरा घूमने लगा। बहुत ही अच्छा लड़का था। जब भी दूध लेने आता तो दूध का डिब्बा निकाल कर दे देता और दिन में 2-3 बार फ़ोन पर बात करता। जब भी बात करता तो उसके बातों में ऐसा लगता अपनापन, जो कोई मेरा बहुत अपना मुझसे बात कर रहा हो। दिल में फैसला करके मैंने सुकून से सो गई। अगले दिन मैंने मम्मी को समीर से शादी करने की रजामंदी दे दी। मम्मी भी बहुत खुश हो गई। कुसुम, मुझे पूरा यकीन है कि तुम समीर के साथ खुशी रहोगी, तुम्हारे किस्से की ज़िंदगी तुम्हें ज़रूर मिलेगी। पापा भी समीर को बहुत पसंद करते थे। धन दौलत उनके लिए मायने नहीं थी, उन्हें तो बस ऐसा दामाद चाहिए था जो उनकी बेटी को खुश रखे। अगले ही दिन बहुत सारी सादगी से मेरी समीर की शादी करा दी गई और समीर से शादी करने के बाद मेरी जान में खुशियाँ आ गई। पति का प्यार क्या होता है, समीर ने मुझे इज्जत और सम्मान दिया जो पति का हक होता है। वो मुझे बेहतर मोहब्बत करता था। मेरी बेटी को भी उसने अपना लिया था, उसे भी बहुत मोहब्बत करता था। मेरी बेटी इतनी मोहब्बत थी कि जो उसके अपने सगे बाप से भी नहीं मिली थी। आज से अपनी ज़िंदगी बहुत ही खुशी और भगवान से दुआ करती हूँ कि मेरी खुशियों को किसी को नज़र न लगे। धन्यवाद दोस्तों।